नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि शॉर्ट वीडियो चल रहे हैं। छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट है वो वीडियो चल रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने गुप्त काल को देखा था और उसे बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी स्थिति, दशा, सब चीज़ को समझा था। अब नेक्स्ट सीरीज में हम गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के आगे के काल को देखते हैं। इसके समयानुसार को देखेंगे, शासक को देखेंगे, इसमें कौन कौन से संघर्ष हुए, ऐसे त्रिपक्षीय संघर्ष हुए, क्या क्या है, इसके अंतर्गत कौन सा राजवंश आया, इसकी स्थिति कैसी थी, इसके अंतर्गत सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। बट दोस्तों, आप लोग अपना प्यार दुलार अपने लाइक सब्सक्राइब करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इस छोटे भाई का सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग का प्यार बना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग समय न गवाते हुए टॉपिक प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि गुप्तोत्तर काल हमने पहले ही कहा, गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त के आगे का काल, यानी गुप्त काल के आगे के काल की स्थिति। ठीक है, तो उसमें पहला नाम आ जाता है हर्षवर्धन का नाम आ जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन का नाम आ जाता है, जो कि 600 से 647 ईस्वी तक उसका शासन रहता था। गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तर भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का आरंभ हुआ हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही उसकी समाप्ति हुई। ठीक है, हर्षवर्धन के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, किंतु हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। इस बात को समझिएगा, हर्षवर्धन के पूर्व जो वर्धन वंश था उसकी राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन हर्षवर्धन ने किससे बनाई, अपनी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है दोस्तों, इस बात को ख्याल रखिएगा। उसके बाद नीचे आ जाता है कि हर्ष के शासनकाल का प्रारंभिक इतिहास बाणभट्ट से ज्ञात होता है। बाणभट्ट से ज्ञात होता है। ठीक है, हर्षवर्धन के काल की कहाँ से, बाणभट्ट की रचना से प्राप्त होता है। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए वंशों का उदय हुआ उनका विवरण निम्नलिखित है। जो आपको पता होगा, गुप्त वंश बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली राजवंश था। तो उसका जब विघटन हुआ तो कई नई राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, तो उसमें देखिए देखिए ये जो हम सीरीज आपको चला रहे हैं, इसमें यही है कि इसमें देखिए कोष्टक वाइज करके दिया है। कोष्टक वाइज की आपको समझ में आसानी हो जाएगी। जैसे कि इसमें दिया है, ऊपर देखिए राजवंश दिया है, स्थान दिया है, प्रमुख शासन और उपलब्धियाँ। ठीक है, तो इसमें मैत्रक जो राजवंश है उसका स्थान वल्लभी है, प्रमुख शासन भट्टार थे, धर्मसेन चतुर्थ थे। ठीक है, उसकी उपलब्धियाँ क्या थी, गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। और मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि उसके बाद जो मौखरी राजवंश आया उसमें उसका स्थान कन्नौज में माना जाता है। प्रमुख शासन हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा थे। इन्होंने हुड़ों को पराजित किया। पूछे कि हुड़ों को किसने पराजित किया गुप्तोत्तर काल में, तो मौखरी राजवंशों ने हुड़ों को पराजित किया और पूर्वी तक उनके आक्रमण का पूर्व तक भारत को अनेक आक्रमण से बचाया। ठीक है, पुष्पभूति थानेश्वर इसकी प्रमुख है, इसके जो है शासक जो है थानेश्वर थे, पुष्पभूति थे। थानेश्वर इसका स्थान है। ठीक है ना, इसका देखिए यहाँ थोड़ा खिसक गया है, इसको समझिएगा। ये स्थान जो है ये थानेश्वर है। इसके जो शासक हैं ये पुष्पभूत थे, प्रभाकर वर्मन थे। प्रभाकर वर्मन बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक माने जाते थे, जो गुप्तों के उपरांत उत्तर राज्यवर्धन हर्षवर्धन भारत में सबसे विशाल राज्य स्थापित किया। हमने क्या कहा, प्रभाकर वर्मन भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। अब आगे आते हैं कि परवर्ती
इनका शासन मगध में था। महासेन गुप्त ये महत्वपूर्ण थे। मौर्यों से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही। चंद्र जो थे गौड़ के। बंगाल शशांक, ठीक है, बंगाल शासक था शशांक। आपने शशांक के बारे में नहीं सुना होगा। तो कहा जाता है कि जो बौद्ध के वो वृक्ष को कटाया है, कहा जाता है कि यही शशांक जो था, इसका बहुत बड़ा योगदान था बौद्ध वृक्ष को कटवाने में, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा बौद्ध विरोधी था शशांक। हाँ, कमीना साला कटवा दिया था। चलिए, थानेश्वर एवं कन्नौज शासकों से इसकी शत्रुता रही, ठीक है ना। हाँ, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि हर्षवर्धन ने 631 में, हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी और 646 ईस्वी में 2 चीन दूत अपने दरबार में आए। उसके दरबार में 2 दूत आए। कब कब आए? 643 ईस्वी में और 646 ईस्वी में, ठीक है। और हर्ष ने अपने दूत को चीन कब भेजा? 641 ईस्वी में। ह्वेन सांग ने शूद्रों को कृषक कहा। चीनी यात्री ने मेहतर, चंडाल आदि अछूतों के विषय में भी उल्लेख किया है। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध तथा शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी क्या क्या थे देख लेते हैं। जैसे कुछ अनेक अधिकारियों में नाम आता है कि सिंहनाद सेनापति। अब ये सिंहनाद हैं और ये सेनापति हैं, ठीक है। सिंहनाद में कुंतल जो है अश्व सेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त जो होते वो हस्त सेना का प्रधान होता था। ये स्कंदगुप्त, ये देखिए यहाँ पे सिंहनाद थे, ठीक है। सेनापति जो था वो हस्त सेना का प्रधान होता, ठीक है। सामंत जो होता था महाराज जो है नागरिक या प्रशासन का प्रमुख होता था। इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वह सूर्य शिव एवं बुद्ध की उपासक था। वह सूर्य शिव एवं बुद्ध का उपासक था। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। शिलादित्य किसका नाम था? हर्ष का। कभी कभी एसएससी एग्जाम में या छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब चलिए थोड़ा पूछिए। कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष। ये हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त काल में मगध का रहा, ठीक है। इस काल में यानी कहा जा रहा है कि जो हर्ष का स्थान प्राप्त हुआ ये गुप्त का जो स्थान था वही प्राप्त हुआ। इस काल में कन्नौज के आसपास के उत्तर भारत के क्षेत्र को मध्य प्रदेश कहा जाता था, ठीक है। इस बात को ख्याल रखना। इस विपक्षी संघर्ष का प्रारंभ प्रतिहार नरेश वत्सराज ने किया। किसने प्रारंभ किया? वत्स नरेश ने किया। प्रथम चरण में वत्सराज, ध्रुव और धर्मपाल का सामना हुआ। वत्सराज ने कन्नौज में आयुध शासक इंद्रयुध को युद्ध में पराजित किया, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे युद्ध करके उत्तर भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया, ठीक है। उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट ही दक्षिण भारत की ऐसी पहली शक्ति बनी जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रथम चरण राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव का अल्पकालीन सफल का चरण रहा, ठीक है। अब दक्षिण चरण में क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष। द्वितीय चरण में वास्तविक में 2 शक्तियाँ ही निहित थी। बंगाल का धर्मपाल और गुर्जर प्रतिहारों का वत्सराज। कन्नौज क्षेत्र में इस समय आयुध राजवंश के दोनों भाई इंद्रयुध और चक्रयुध आपस में संघर्षरत थे। 11वीं शताब्दी में चंपू काव्य उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरपथ स्वामी कहा गया, ठीक है। 11वीं शताब्दी। अब तीसरी चरण में क्या हुआ? इस चरण में प्रथम चरण की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई। कन्नौज की गद्दी पर चक्रा युद्ध की स्थापना प्रतिहार नरेश नागभट्ट के लिए एक चुनौती बन गई थी। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट ने आंध्र प्रदेश स्थित विदर्भ में कलिंग के राजाओं को पराजित किया। चतुर्थ चरण
त्रिपक्षीय संघर्ष का चतुर्थ चरण काफ़ी विवादग्रस्त था। विवाद के मुख्य मुद्दे थे। जो चतुर्थ चरण का त्रिपक्षीय संघर्ष था, उसके 2 मेन मुद्दे थे, जिसमें से एक तो गोविंद तृतीय के उत्तर भारत आक्रमण के काल से संबंधित, और दूसरा उसके कारण से, ठीक है, उसके कारण से ये गोविंदराज जो तृतीय थे उत्तर भारत में आक्रमण से, तथा दूसरा उसके काल से संबंधित था। अपने जीवन काल में गोविंद तृतीय ने इतना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था कि उसके घोड़े शत्रु क्षेत्र में पदार्पण किए बिना हिमालय से कन्याकुमारी तक दौड़ सकते थे। यानी उसके क्षेत्र में, जैसे इस समय आप देखें तो भारत का उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगता है, दक्षिणी क्षेत्र कन्याकुमारी तक है, तो इसी प्रकार उसके घोड़े कन्याकुमारी से पूरा हिमालय तक घूम सकते थे। ठीक, अब देखो, हर्षकालीन में कुछ प्रमुख अधिकारी थे, उन्हें क्या कहा जाता है ये पूछ लेता है कभी कभी, तो इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये आपको ख्याल हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो हर्षवर्धन साम्राज्य के कुछ प्रमुख अधिकारी जो थे वो इस प्रकार थे। जो राजस्थानी थे, ये जो होते थे, ये प्रांत अथवा मुक्ति का शासन होता था। राजस्थानी कौन थे? यह प्रांत अथवा मुक्ति का शासक होता था। विषयपति, ये प्रदेश अथवा विजय का शासक होता था। इसकी नियुक्ति प्रांतपति द्वारा की जाती थी। महंत या गांव के सभी मामलों की देखभाल करने वाला अधिकारी था। ठीक है, ग्रामीण या गांव का अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी था। अष्टकुलाधिकरण, यह भी गांव का अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी था। अक्षपटलिक जो था, यह आधुनिक लेखापाल की तरह गांव का एक अन्य प्रमुख अधिकारी था। महासंधि विक्रमादित्य, संधि तथा युद्ध करने का अधिकारी। महाबलिधिकृत, यह सेना का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष होता था। बालाधिकृत जो था, सेनापति को कहते थे। बालाधिकृत जो है, बृहदाश्वेर या अश्वसेना का अध्यक्ष होता था। जाटभट्ट जो था, ये वैतानिक तथा अवैतानिक सैनिक का कहते थे। कटुक या हस्त सेना का अध्यक्ष होता था। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं दूध राजस्थानीय, यह पर राष्ट्र मंत्री होता था। ऊपरीक महाराज, यह प्रांतीय शासन को कहते थे। आयुक्त साधारण अधिकारी को कहा जाता था। मीमांसक, न्यायाधीश को मीमांसक कहते थे। महाप्रतिहार या राजप्रसाद का रक्षक होता था। भौगिक अथवा भोगपति, उपज का राजकीय भाग वसूल करने वाला अधिकारी होता था। दीर्घ द्वंग या तीव्रगामी इस संवादक होता था। अक्षपटलिक या लेखा जोखा रखने वाला लिपिक होता था। अच्छद या विभिन्न विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को कहते थे। कार्किक या साधारण कोटि का लिपिक होता था। ये कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे, और कुछ हैं यहाँ पे हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि भंडी, उसमें अब कहा जाए कि जो व्यक्तित्व उस काल में थे, जैसे भंडी राजवर्धन का प्रधानमंत्री था। बाणभट्ट के अनुसार यह हर्षवर्धन का ममेरा भाई तथा प्रधानमंत्री था। भवंती, यह हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। सिंहनद, यह हर्ष का महासेनापति था। कांतक, यह अश्वसेना का सेनापति था। ये ध्यान रखना कि भांडी कौन था? प्रधानमंत्री। अवंती कौन था? हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद सिंहनाद कौन था? हर्ष का सेनापति था। कांतक कौन थी? अश्वसेना का सेनापति था। ठीक है, ठीक है, तो अब ये पंचम चरण की बात आ जाती है। पंचम चरण में क्या होता है? इस समय पाल वंश का शासक धर्मपाल का शक्तिशाली पुत्र देवपाल था। पांचवें चरण में
पाल शासक धर्मपाल का बेटवा देवपाल आ जाता है। उसका समकालीन गुर्जर प्रतिहार वंशी रामभद्र एक निर्बल शासक था। दोस्तों, हमने एक दिन बताया था कि अगर समकालीन आ जाए तो समकालीन यानी है उसी समय के, जैसे अगर कह दिया जाए कि मोदी के समकालीन कौन से शासक है, तो मोदी के समकालीन इस समय अगर कह दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में ले लिया जाए तो जैसे कि योगी जी हो गए, ठीक है। और अगर केंद्र में ही लीजिए तो राहुल गांधी प्रतिद्वंदी के रूप में है। तो इसी प्रकार से समकालीन हो गए, उसी समय के शासक थे, ठीक है। लेकिन वो जो प्रतिहार वंश के रामभद्र थे वो कमजोर शासक थे। छठा तथा अंतिम चरण जो था ये त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत्य गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम विजय से हुआ, ठीक है। इस राजवंश प्रतिहार वंश के शासक की बागडोर का एक अत्यंत पराक्रमी शासक मिहिर भोज प्रथम के हाथों में थी, ठीक है। अरब इतिहासकार सुलेमान के अनुसार मिहिर भोज अरबों के प्रति बहुत ही क्रूर और इस्लाम धर्म का विरोधी था। ये देखो, क्रूर एवं इस्लाम धर्म का विरोधी था। कौन था विरोधी था? ये मिहिर भोज था, ठीक है ना। ये इस्लाम धर्म का विरोधी था। ये किसके अनुसार है? सुलेमान के अनुसार। ये कभी पूछ लेगा कि किसके अनुसार मिहिर भोज मुसलमानों का विरोधी, इस्लाम धर्म का विरोधी और क्रूर था, तो भैया वो नाम आ जाएगा सुलेमान, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष भाग लेने वाले महत्वपूर्ण शासक एवं राजवंश। देखो यहाँ पे शासक है और राजवंश है, ठीक है। तो ये ईस्वी न भी याद रखो, फिलहाल आप लोग देख लीजिए। लेकिन ये देखो, गुर्जर प्रतिहार में वत्सराज, नागभट्ट, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। राष्ट्रकूट में ध्रुव थे, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय थे। पालवश में धरपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल। इतने लोग शासक थे। उनका डेट भी देखना होगा तो देख लेना, ठीक है। अब देखिए, ये गुप्तोत्तर काल की कुछ शासकों का बात हुआ और जो उनके चरण थे उसकी बातें कुछ हुई, ठीक है। अब हम इसके आगे देख लेंगे गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक एवं आर्थिक दशा, यानी कि उस समय समाज की दशा क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, ठीक है। तो उसी के अनुसार ये भट्टभू ने देवकृत अपराजित परीक्षा में महामंडलेश्वर, मांडलिक, महासामंत एवं लघु सामंत सहित सामंतों की 9 श्रेणियों के लिए भिन्न भिन्न आकार प्रकार के घरों का उल्लेख है। गुप्तोत्तर काल में 9 श्रेणियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के घरों का उल्लेख है। भूमि के दान एवं विभाजन के फलस्वरूप एक नवीन शिक्षित वर्ग कायस्थ का उदय हुआ। मेरे दोस्तों, आज भी आप देखते होंगे कि कायस्थ लोग आज भी विद्यमान हैं। तो वो कहाँ से उनका उदय हुआ? वो गुप्तोत्तर काल, यानी कि जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ तो वहाँ से उनका उदय हुआ, ठीक है। हाँ, अब सामाजिक स्थिति थोड़ा देख लेते हैं। कहा जाता है कि सामाजिक स्थिति में समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रेष्ठ था तथा उन्हें श्रोत्रिय आचार्य तथा उपाध्याय कहा जाता था। क्षत्रिय आचार्य तथा उपाध्याय उसमें ब्राह्मणों को कहा जाता था और उनकी स्थिति उसमें बहुत ही बेहतर बताई जाती थी, ठीक है। मनु का टीका करते हुए मेघातिथि ने वेदज्ञ ब्राह्मण को सेनापति तथा राजपद ग्रहण करने की अनुमति दी है। क्षत्रियों में उच्चतम स्तर का दावा करने वाले सत क्षत्रिय के नाम से जाने गए। वेनसोंग ने मणिपुर और सिंह देश के राजा को शूद्र कहा है, ठीक है। वेनसोंग तथा वेनखुर्दब्द ने कृषि को शूद्रों का व्यवसाय बताया है। व्यास, पराशर और वैजयंती में एक कृषि वर्ग का उल्लेख आता है जिन्हें कुदन भी कहा जाता था। उन्हें शूद्रों के अंतर्गत रखा गया है। इस काल में एक और वर्ग किनास का उल्लेख आता है।
आप लोग सुने होंगे किनास है, तो इस काल में किनास वर्ग का भी उल्लेख आता है। कहा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों किनास वैश्य थे, किंतु 8वीं सदी में नारद ईस्वी में टीकाकार असहाय ने किनासों को शूद्र बताया है। अब हम लोग थोड़ा यहाँ से जो शूद्र बताया है, उसके बाद विघ्नेश्वर एवं परार्थक ने 3 उच्च वर्गों द्वारा अस्वर्ग विवाह शूद्र के साथ विवाह का अनुमोदन किया है। आदर्श विवाह 8 वर्ष का माना जाता था। 8 वर्ष की लड़की को गौरी तथा 10 वर्ष को कन्या कहा जाता था। आप लोग समझ रहे हैं, आदर्श विवाह 8 वर्ष का माना जाता था। 8 वर्ष की लड़की को गौरी तथा 10 वर्ष को कन्या कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ कुछ इतिहास के प्रमुख राजवंश हैं और उसके स्थापक और राजधानी। ये महत्वपूर्ण हो सकता है, आप लोग इसे ध्यान में दीजिएगा। जैसे हर्यक वंश स्थापना उसके बिंबिसार ने किया। कहा जाता है उसकी राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र थी। शिशुनाग वंश था, उसका शिशुनाग स्थापना किया और राजगिरी उसकी राजधानी थी। नंद वंश के स्थापक महापद्म नंद, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र कही जाती थी। मौर्य वंश राजवंश जिसके संस्थापक का चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, उसके बाद शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने किया, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कव्य वंश की संस्थापक वसुदेव ने किया, जिसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने किया, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी। ठीक है, इक्ष्वाक वंश के वशिष्ठ पुत्र श्री संतुमल ने किया, जिसकी राजधानी नागार्जुन कोंड थी। कहा जाता है कि कुषाण वंश की कटफिसिस प्रथम ने इसकी स्थापना किया, जिसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। उसके बाद गुप्त वंश श्री गुप्त द्वारा स्थापित किया, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। हूण वंश जो है तोरणमल के द्वारा शासक, जो उसका सियालकोट था। पुष्यमित्र शुंग नरवर्धन जिसके थानेश्वर कन्नौज थे। पल्लव वंश की संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ थे, जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह थे, जिसकी राजधानी वातापी या बादामी थी। चालुक्य वंश इसका जो तैलप द्वितीय थे, ये चालुक्य दूसरा है, ये तो इसके मान्यसे या कल्याणी है। ठीक है, इसके बाद एक और चालुक्य वंश था, उसकी भी विष्णुवर्धन ने, जिसकी स्थापना वेंगी ने की। उन्हें उसकी राजधानी वेंगी थी। ठीक है, राष्ट्रकूट का संस्थापक दंत्यवर्मन था, जिसे मान्यखेड़ा में उसकी राजधानी थी। पाल वंश का गोपाल, जिसे मुन्नेर बंगाल में राजधानी है। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने स्थापना की, गुजरात में इसकी राजधानी। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे, जिसकी राजधानी राढ़ थी। गढ़वाल वंश की राजधानी चंद्रदेव कन्नौज थी। चौहान वंश वासुदेव अजमेर में थी। चंदेल वंश नत्रुक के संस्थापक थे, खजुराहो थी। ठीक है, गंग वंश जिसे वज्रहस्त्र वंश पुरी में है, उसकी राजधानी पुरी में है। ठीक है, उत्पल की संस्थापक अवंती वर्मन थे, जिसकी राजधानी कश्मीर थी। परमार वंश की जो संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज थे, जिसकी राजधानी धारा बाद में उज्जैनी हो गई। सोलंकी राजवंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे, जिसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। कलचुरी राजवंश के संस्थापक कोल्लर थे, जिसकी राजधानी त्रिपुरी हो गई। चोल वंश विजयालय जिसके संस्थापक ने, उसकी राजधानी तंजावुर हो गई। तो दोस्तों, इसको आप फिर से देख लीजिएगा। हर राजवंश के संस्थापक और राजधानी कभी कभी मिलाने को दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे गुप्तोत्तर काल में जो उसकी स्त्रियों की दशा थी, हम लोग स्त्रियों की दशा के बारे में
बात करेंगे। ठीक है, वहाँ पे स्त्रियों की क्या कंडीशन थी, क्या दशा थी। तो कहा जाता है स्त्रियों की दशा, कल्याणी के चालुक्यों की राजकुमारियाँ प्रदेशों की शासिका थीं। काकतीय रानी रुद्रमा ने काकतीय राजवंश पर 40 वर्ष शासन किया था। आप एक दक्षिण भारत की मूवी है, उसमें ये रुद्रमा देवी की बढ़िया से बेहतर ये उसमें उल्लेख किया गया है। गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ। स्त्रियों की स्थिति में पहले की तुलना में गिरावट आ गई थी। अब देखो ये तीन चार ये कंडीशन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे आ रहा है कि आर्थिक दशा। आर्थिक दशा में कहा जाता है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। गुप्तोत्तर काल में भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टि को गोचर होता है। यह परिवर्तन है सामंतवाद का उदय। सामंतवादी व्यवस्था मूल रूप से सामंतवाद कुषाण काल में विकसित हुई थी। कौटुंबिक जिस कृषि योग्य भूमि कौटुंबिकी किसे कहते हैं, जिस कृषि योग्य भूमि पर पूरे कृषक परिवार को स्वामित्व होता था उसे कौटुंबिक कहा जाता था। सत्ता किसे कहते थे, व्यक्तिगत या एक कृषक के स्वामित्व वाली भूमि को सत्ता कहते थे। भूमिदान राज्य का कर अधिकारी के भुगतान की पुष्टि सर्वप्रथम मनुस्मृति में हुआ है। ऐसी भूमि जिस पर खेती न की जाती हो राज्य के अधिकार क्षेत्र या स्वामित्व के अंतर्गत होती थी। कर व्यवस्था भूमि कर सिद्धांत जमीन की उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन के आधार पर 1/12 से लेकर 5/6 भाग तक निर्धारित होता था। भूमि मापन के लिए लोग प्रचलित मापक थे जैसे निर्वतन, ठीक है, पट्टहल, भूमि पातक, खरवाप, कूपवाप, द्रोणवाप, अड़वाप, खडुकवाप, नालिकवाप आदि। गुप्तोत्तर काल के राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदान को आज्ञा पात्र कहा जाता था। कहा जाता है कि चंदेल एवं परमार राजाओं ने बड़ी बड़ी झीलों तथा तालाबों का निर्माण करवाया था। वहीं नारद स्मृति के अनुसार इस काल में उत्पादन क्षमता के अनुसार भूमि को 4 भागों में विभक्त किया जाता था, जिसमें से जो सबसे उर्वरक होता है उसे उर्वरा, बंजर, खिल 3-4 साल तक बिना बोई हुई कृषि को खल का तथा मरु और माने रेतीली मरुस्थल जिसे कहा जाता है। अब व्यापारी की स्थिति देख लेते हैं थोड़ा सा। तो व्यापारी की स्थिति गुप्तोत्तर काल में व्यापार में ह्रास हुआ। इस समय में कहा जाता है कि अधिक उत्पादन के प्रति लोगों में उत्साह नहीं था, क्योंकि अतिरिक्त व्यापार का अधिक लाभ जमींदार ले लेता था। कहा जाता है दक्षिण मोती मूल्यवान पत्थर, चंदन, मसाले आदि के लिए प्रसिद्ध था। गुप्तोत्तर काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिपि के स्थान पर सप्तग्राम का महत्व अधिक बढ़ गया था। कहा जाता है कि इस बंदरगाहों के आयातिक बाहर से वस्तुएं थी, जैसे कि इस बंदरगाहों से बाहर से जो होती थी वस्तुएं थी सोना, टीन, तांबा, मसाले, मूंगा तथा घोड़े आदि। कुवलय माला से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश से घोड़े खरीदे जाते थे। अरब आक्रमण के अनुसार पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार में ह्रास हुआ। उद्योग की बात कर ले, इस काल में स्मृतियों में शिल्प एवं उद्योग शूद्रों के लिए आवश्यक व्यवसाय माने गए। दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। अगर हम आगे बात करें तो पौधों रेशों से बना हुआ कपड़ा दुकूल कहलाता था। कहा जाता है इस काल में पौधों और रेशों से बना हुआ कपड़ा कुदूल कहलाता था। प्रतिहार के ग्वालियर अभिलेख के तेलियों तथा मालियों के मुखिया का उल्लेख कहाँ मिलता है। जातियों के श्रेणी मुख्य को ज्येष्ठक या प्रमुख कहते थे। इस युग में माहर या ज्येष्ठक के स्थान पर महत्तक शब्द का प्रयोग हुआ। वणिकों के श्रेणी के प्रमुख को श्रेणी कहा जाता था। स्मृतियों में श्रेणी
प्रमुख को क्रांतिक कहा जाता था। कहा जाता है कि श्रेणियों द्वारा अच्छे निधि स्थायी पूंजी जमा करने की प्रथा सातवाहन काल से चली आ रही है। मुद्रा की बात कर ले तो कहा जाता है कि पूर्व काल की अपेक्षा यानी गुप्त काल की अपेक्षा पूर्व मध्य काल में सिक्कों का उपयोग कम हो गया था। सामंती व्यवस्था में राज्य के कर्मचारी को वेतन मुद्रा के स्थान पे भूमि के रूप में दिया जाने लगा। कहा जाता है कि इस काल में यानी कि वेतन यानी सिक्का नहीं दिया, उसके स्थान पे भूमि दिया जाता था। सोने की सिक्कों की मात्रा बहुत कम थी, अधिकांश सिक्के चांदी एवं तांबे के थे। वहीं कहा जाता है कि साधारण लेन देन और व्यापारिक कौड़ियों के माध्यम से होता था, जिन्हें प्रतिहार या अभिलेखों में काशाण कहलाता था। कौड़ियों की देखो, कौड़ियाँ उस समय प्रचलित थी, ठीक है। लेन देन व्यापार की कौड़ियों से होता था, ठीक है। अब सांस्कृतिक विकास देख लेते हैं। सांस्कृतिक विकास में क्या देखते हैं कि 8वीं शताब्दी में कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में एक जैन ग्रंथ कुवलयमाला में 18 प्रमुख राष्ट्रों तथा 16 प्रकार के लोगों की निवर्सात्मक विशिष्टताओं का वर्णन किया गया है। वहीं कहा जाता है कि धर्म, पूजा और भक्ति दोनों ही तांत्रिक धर्म एवं अभिज्ञ तत्व बन गए। प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। वहीं गुप्तोत्तर काल में वैष्णव धर्म भारत वर्ष में प्रचलित था। कहा जाता है पूरे भारतवर्ष में गुप्तोत्तर काल बहुत ही प्रचलित था और 2 मिनट बाद वो पता चलता था, यानी कई साल बाद पता चलता था इसकी जानकारी। वहाँ पे पाल सेन और चंदेल राजाओं के अभिलेख ओम नमः शिवाय की प्रार्थना से शुरू होता था। इसलिए कहा जाता है कि गुप्तोत्तर काल में शिव का बड़ा ही प्रचलन था। परमार नरेश शैव मत के अनुयायी, शैव यानी दोस्तों, शैव यानी शिव से यहाँ रिलेटेड है, शिव की पूजा आती थी। शैव ने भोज परमार में ने शैव धर्म से संबंधित पुस्तक तत्व परीक्षा लिखी और उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर बनवाया। उदयपुर में आज भी अगर जाएंगे आप तो वहाँ पे नीलकंठेश्वर मंदिर आपको दिखने को मिल जाएगा, जो कि गुप्तोत्तर काल के परमार नरेश यानी कि इनसे संबंधित है, भोज परमार, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं शैव मत से संबंधित शुक्लियार द्वारा लिखित पेरिय पुराण आज भी तमिल क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है। शैव मत से संबंधित नंबी आधार नंबी को 11 तिरुमुराओं विशाल संग्रह के कारण तमिल व्यास कहा गया है। वीर शैव संतों से भक्ति गीतों को प्रवचन शास्त्र कहा जाता था। वीर शैव 63 पुरातन संतों की पूजा करते थे। दुर्गा की उपासना प्रचलित करने का श्रेय मार्कंडीय पुराण को है। आदित्य सेन और जीवित गुप्त को शाहपुर और देवानकर अभिलेख में सूर्य पूजा का उल्लेख है। वहीं कहा जाता है कि मंडोर में प्रतिहार नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। सामेश्वर ने बिचौलिया जैन मंदिर को एक गांव दान दिया था और वहां कहा जाता है कि इनारियम गांव ब्राह्मणों का गांव था। इसमें चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। राजेंद्र चोल के ही समय मंदिर के मंडप तथा राजेश्वर नाटक का अभिनय कराया गया था। वास्तुकला में अगर हम बात करते हैं तो इस युग की वास्तुकला मुख्य कृतियाँ मंदिर है। भौगोलिक आधार पर शास्त्रकारों ने उनकी 3 शैलियाँ निर्धारित की है, नागर, द्रविड़ और वेसिल शैली, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि शैली के नागर और द्रविड़ शैली के तत्व मिश्रित हैं। शैली में नागर एवं द्रविड़ शैली तत्व मिश्रित है। नागर शैली के मंदिर के शिखरों में खड़ी रेखाएं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नागर शैली की व्याख्या की जा रही है कि नागर शैली में क्या उसकी व्याख्या है, क्या उसकी
प्रयोगिता है, प्रमुखता है। तो अब समझते हैं नागर शैली के मंदिर के शिखरों में खड़ी रेखा की प्रधानता होने के कारण इसे रेखीय शिखर भी कहते थे। अगर कभी पूछ लिया रेखीय शिखर किससे कहते हैं तो नागर शैली को। द्रविड़ शैली के मंदिर आयताकार तथा शिखर पिरामिड के आकार का होते थे। ठीक है। उसके बाद वेसर शैली के मंदिर में देवुल, गर्भगृह और जगमोहन सभा मंडल होता था। अब उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये उदाहरण सब नागर शैली कौन से उड़ीसा के जो मंदिर हैं प्रतिनिधित्व करते हैं। लिंगराज मंदिर पूर्व विकसित आर्य नागर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर भी लिंगराज मंदिर की तरह आर्य नागर शैली में बना हुआ है। उसके बाद कहा जाता है कि खजुराहो में अगर हम बात करें तो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के शासन 1050 ईस्वी के बीच बनवाए गए। यहाँ के मंदिर की वास्तुकला की प्रमुख विशेषता शिखर है। खजुराहो में मंदिर चबूतरों पर निर्मित है। अब राजस्थान में बात करें, इस काल में अवशेष जोधपुर में ओसिया नामक गांव से प्राप्त हुआ है। यहाँ ब्राह्मण एवं जैन मंदिर हैं। यहाँ के कुछ मंदिर के शिखरों से मिलते जुलते हैं। अब गुजरात की अगर बात करें, गुजरात के अधिकांश मंदिर सोलंकी राजवंश के काल से संबंधित हैं। दक्षिण में बात करें, दक्षिण तथा तमिल प्रदेश के कुछ भाग में 7वीं सदी में 10वीं सदी तक चट्टानों को खोदकर मंदिर बनाए गए हैं। दक्षिण में एलोरा में यहाँ के मंदिर, अगर एलोरा की बात कर लें तो यहाँ के मंदिर बौद्ध शिला विहारों के अनुकरण करने दशावतार मंदिर करते हैं। दशावतार मंदिर पहले के बौद्ध विहारों की तरह हैं। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरम अवस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलिफेंटा का विशाल मंदिर तराशी हुई विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें त्रिमूर्ति सबसे प्रभावशाली है। तो दोस्तों, ये गुप्तोत्तर काल के कुछ प्रमुख इसके बिंदु थे। अब हम इसके ये एक महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के ग्रंथ और उसके लेखक कौन थे और उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस जो ग्रंथ को बताने जा रहा हूँ इसे आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से महत्वपूर्ण होता है। तो देखो, इधर ग्रंथ है, इधर लेखक हैं। अष्टाध्यायी पाणि के द्वारा, रामायण सभी लोग जानते वाल्मीकि द्वारा, महाभारत वेद व्यास द्वारा, अर्थशास्त्र होता चाणक्य जी के द्वारा, इंडिया मेगास्थनीज के द्वारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा, महाभाष्य पातंजलि के द्वारा, सरिका सूत्र जो है नागार्जुन के द्वारा, बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा, स्वप्नवासवदत्तन भास के द्वारा, कामसूत्र वात्सायन के द्वारा, मेघदूतम कालिदास के द्वारा, नाट्यशास्त्र भरत के द्वारा, महाविभास वसुमित्र भरत मुनि है नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, महाविभास जो है वसुमित्र के द्वारा, कामंतक नीतिसार शिखर द्वारा, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा, मुद्रा रक्षक शूद्रक के द्वारा, सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट के द्वारा, पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर के द्वारा, इलाहाबाद स्तंभ जो प्रशस्ति और हरिसेन के द्वारा, हरहा प्रशस्ति रवि शांति के द्वारा, कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा, गुप्त मंदसौर प्रशस्ति वत्स भट्टी के द्वारा, अभिधम्म कोश जो है वसुबंधु के द्वारा। ठीक है, योगाचार भूमि शास्त्र असंग के द्वारा, सुथता वो चरक के द्वारा। ठीक है, 10 कुमार चरित्र ये 10 कुमार चरित्र जो हैं ये दांडी के द्वारा। ठीक है, वासवदत्ता सुबंध के द्वारा,
मालती माधव भावभूति के द्वारा। उसके बाद बेड़ी संघार भट्ट नारायण के द्वारा। अलंकर यहाँ पे भवभूति, सही है। अलंकार सार संग्रह उदय भट्ट के द्वारा। योगर हस्तयंत्र नाथ मुनि के द्वारा। राजमर्तांड भोज के द्वारा। गणित सार्य श्रीधर के द्वारा। कर्पूर मंजूरी राजशेखर के द्वारा। आयुर्वेद सर्वार्थ राजा भोज के द्वारा। नैषधचरित्र श्रीहर्ष के द्वारा। विक्रमांक देव चरित्र विल्हण के द्वारा। कुमारपाल चरित्र हेमचंद के द्वारा। प्रमाण मीमांसा जयचंद्र के द्वारा। रसमाल जो है सोमेश्वर के द्वारा। शिशुपाल माघ के द्वारा। भोज प्रबंध दल्लाल के द्वारा। तो दोस्तों हमने इसके पहले गुप्त काल कराया था, अभी गुप्तोत्तर काल कराया। और ये हमने अगर स्पीड में होगा तो थोड़ा आप लोग 1-2 बार कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें, बहुत ही सटीक चीज़ें बताई गई हैं। आप लोग रिवाइज करेंगे 1-2 बार तो ये बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। आप पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए और सबको ये शेयर करिए जो कि इतिहास का सीरीज चल रहा है। और हाँ, एक चीज़ और बताना है कि जो भी सीरीज जैसे भी प्राचीन इतिहास चल रहा है तो ये जब ख़त्म होगा तो हम लगभग 150, 200, 250 तक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर यही कराएंगे। उसके बाद तब मध्यकाल में चलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे बने रहिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।